मैं भूत वाला आपका स्वागत करता हूँ इस वशीकरण और तांत्रिक की दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी सच्ची घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ, जिसे सुनकर आपके रूहें कांप जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ये भी लिख दीजिए कि आप कौन से शहर और किस समय में ये कहानी सुन रहे हैं। तो बिना आपका कीमती समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का वशीकरण। देहरादून के बाहरी इलाके में घने साल के जंगलों के बीचों बीच खड़ा अरावली विला किसी पुराने भूले बिसरे रहस्य जैसा लगता था। ये घर भव्य था, लेकिन इसकी भव्यता में एक उदासी थी। ऊंची छतें, लंबी खिड़कियां और सागौन की लकड़ी के भारी भरकम दरवाजे सब कुछ चीख चीख कर अपनी पुरानापन बयां करते थे। सुमित्रा देवी इस घर की मालकिन थीं, या कम से कम उन्हें ऐसा लगता था। 62 वर्ष की उम्र में उनके घुटनों में दर्द रहने लगा था, लेकिन जो दर्द उनके सीने में था वो किसी दवा से ठीक नहीं हो सकता था। वो दर्द था अदृश्य हो जाने का। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बूंदें खिड़कियों के शीशों पर किसी जिद्दी मेहमान की तरह दस्तक दे रही थीं। सुमित्रा डाइनिंग टेबल के एक कोने में बैठी थीं। सामने ठंडी हो चुकी चाय का प्याला रखा था। उनकी नजरें सामने दीवार पर लगी बड़ी घड़ी पर टिकी थीं। रात के 9 बज चुके थे। तभी मुख्य द्वार खुला। हवा का एक तेज झोंका और बारिश की बौछार अंदर आई। उनके बेटे आर्यन और उसकी नई नवेली पत्नी रिया ने घर में प्रवेश किया। वे दोनों भीग चुके थे और जोर जोर से हंस रहे थे। मां, तुमने देखा बाहर कितना तूफान है? आर्यन ने कोट उतारते हुए कहा, लेकिन उसकी नजरें सुमित्रा पर नहीं बल्कि रिया पर थीं, जो अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछ रही थी। हाँ बेटा, मैं कब से इंतजार कर रही थी, सुमित्रा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उनकी आवाज रिया की खिलखिलाहट में दब गई। आर्यन, देखो ना, मेरा पूरा ड्रेस खराब हो गया, रिया ने नखरे से कहा। आर्यन तुरंत उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, अरे तुम हर चीज में खूबसूरत लगती हो। चलो चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाता हूं। सुमित्रा का हाथ टेबल पर रखे मेजपोश को कसकर भींच गया। एक वक्त था जब आर्यन घर घुसते ही सबसे पहले पूछता था, मां, आज खाने में क्या है? या मां, तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? लेकिन पिछले 6 महीनों में जब से रिया इस घर में आई थी, आर्यन बदल गया था। वो अब सुमित्रा का बेटा कम और रिया का पति ज्यादा था। सुमित्रा को रिया से नफरत नहीं थी, लेकिन रिया का बेबाकपन, उसका घर के नियमों को तोड़ना और आर्यन पर उसका एकाधिकार, ये सब सुमित्रा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रिया ने घर का मेन्यू बदल दिया था, पर्दे बदल दिए थे, यहां तक कि सुमित्रा के पति की पुरानी आराम कुर्सी को भी आउटडेटेड कहकर स्टोर रूम में रखवा दिया था। वो मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है, सुमित्रा ने मन ही मन बुदबुदारा। ये सिर्फ एक शक नहीं था, ये एक डर था जो अब जुनून में बदल रहा था। उन्हें लगता था कि रिया ने आर्यन पर कोई वशीकरण कर रखा है, वरना जो बेटा अपनी मां की एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, आज मां के सामने बैठकर भी उन्हें देख क्यों नहीं पा रहा। रात के खाने पर सन्नाटा था, सिर्फ चम्मचों के टकराने की आवाज आ रही थी। मां, हम अगले हफ्ते मनाली जाने का सोच रहे हैं, रिया ने अचानक कहा। सुमित्रा ने चौंक कर आर्यन की ओर देखा।
लेकिन आर्यन, अगले हफ्ते तो तुम्हारे पिता की बरसी है, हर साल हम पूजा रखते हैं। आर्यन ने खाना चबाते हुए लापरवाही से कहा, ओह, मैं भूल गया था। माँ, तुम पूजा कर लेना ना, हम वापस आकर माथा टेक लेंगे। बुकिंग हो चुकी है, अब कैंसिल नहीं हो सकती। सुमित्रा के हाथ से निवाला छूट गया। जिस बेटे ने पिता की अर्थी को कंधा दिया था, आज वो एक ट्रिप के लिए उनकी बरसी भूल गया। ये आर्यन नहीं हो सकता, ये जरूर रिया का असर है। उस रात सुमित्रा अपने कमरे में देर तक जागती रही। बारिश की आवाज के बीच उन्हें अपने अंदर एक फैसला लेते हुए महसूस हुआ। अगर आर्यन को वापस पाना है तो उन्हें वही तरीका अपनाना होगा जो शायद रिया अपना रही है। साम, दाम, भेद, दंड। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक से एक फटी हुई डायरी निकाली। उसके आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था जो उनकी पुरानी रसोइया ने उन्हें बरसों पहले दिया था, ये कहते हुए कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है मालकिन। पता था शमशान घाट के पीछे काली बस्ती, तांत्रिक भैरवनाथ। अगली सुबह सुमित्रा ने झूठ बोला कि वो मंदिर जा रही हैं। उन्होंने ऑटो रिक्शा लिया और शहर के उस हिस्से की ओर निकल पड़ी जहां जाने की हिम्मत शरीफ लोग दिन के उजाले में भी नहीं करते थे। शहर की चकाचौंध पीछे छूट गई और तंग कीचड़ से भरी गलियां शुरू हो गई। यहां की हवा में ही एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों, अगरबत्ती और नाले की मिलीजुली बदबू। काली बस्ती शमशान के ठीक पीछे बसी थी। यहां के मकान ऐसे लगते थे जैसे एक दूसरे के ऊपर गिरने को तैयार हों। तांत्रिक भैरवनाथ की झोपड़ी सबसे आखिरी थी, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जिसकी जड़ें जमीन से बाहर किसी कंकाल की तरह निकली हुई थीं। सुमित्रा ने दरवाजे पर लगा टाट का पर्दा हटाया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ एक तेल का दिया जल रहा था। कमरे में हड्डियों, सूखे नींबू और अजीबोगरीब तावीजों का ढेर लगा था। आओ सुमित्रा, एक भारी खुरदुरी आवाज अंधेरे से आई। सुमित्रा सहम गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? अंधेरे से एक आकृति उभरी, जटाएं, लाल आंखें और गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं। तांत्रिक भैरवनाथ ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उन्हें देखा। जो यहां आता है वो अपनी पहचान अपने चेहरे पर लिखवा कर लाता है, मायूसी की स्याही से। सुमित्रा ने कांपते हाथों से आर्यन और रिया की शादी की एक तस्वीर निकाली और तांत्रिक के सामने रख दी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बाबा। ये लड़की, इसने मुझसे दूर कर दिया है। मैं चाहती हूं कि आर्यन सिर्फ मेरी सुने, वो मेरे काबू में रहे, बहू का असर खत्म हो जाए। तांत्रिक ने तस्वीर उठाई, उसकी उंगलियां रिया के चेहरे पर फिरी। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो सुमित्रा के रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई। वश में करना है, वशीकरण? तांत्रिक ने पूछा। हां, सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा, कीमत जो भी हो। तांत्रिक ने अपनी झोली से एक काला कपड़ा निकाला। उसमें उसने कुछ शमशान की राख, एक सूखा हुआ धतूरा और एक लाल रंग का मोटा धागा रखा। सुन, ये साधारण वशीकरण नहीं है, ये है बंधन मुक्त मंत्र। ये उस इंसान के दिमाग पर ताला लगा देता है और चाबी तुम्हारे हाथ में दे देता है। लेकिन याद रखना। तांत्रिक ने अपनी लाल आंखों से सुमित्रा को घूरा। यह मंत्र घर के प्रधान को जगाता है। जो भी उस घर पर असली हुकूमत करने की ताकत रखता है, यह मंत्र उसे तुम्हारे वश में कर देगा। अगर तुम सोचती हो कि तुम उसे संभाल लोगी, तभी इसे ले जाना। सुमित्रा को लगा कि प्रधान का मतलब आर्यन से है या शायद रिया से, जिसे वो काबू करना चाहती थी। उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया। मैं संभाल लूंगी, मैं उसकी मां हूं।
तांत्रिक ने वो पोटली सुमित्रा के हाथ में दी। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। आज अमावस्या है। रात के ठीक 12 बजे इस धागे को तस्वीर पर लपेटना, 7 गांठें लगाना, हर गांठ पर उस इंसान का नाम लेना जिसे तुम वश में करना चाहती हो, और ये मंत्र बोलना। उसने सुमित्रा के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। शब्द अजीब थे, संस्कृत नहीं बल्कि कोई पुरानी लुप्त भाषा लग रही थी। चेतावनी याद रखना, तांत्रिक ने जाते जाते कहा जब सुमित्रा दरवाजे पर थी। धागा बंधने के बाद घर में जो भी बदलाव आए उसे स्वीकार करना होगा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। सुमित्रा ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही धुन थी, जीत। उन्होंने तांत्रिक को पैसे दिए और तेज कदमों से बाहर निकल गई। उन्हें नहीं पता था कि वो अपनी झोली में समाधान नहीं बल्कि सर्वनाश लेकर जा रही हैं। रात के 11:55 अरावली विला सन्नाटे में डूबा हुआ था। बाहर कुत्ते रो रहे थे, एक अशुभ संकेत जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आर्यन और रिया अपने कमरे में सो चुके थे। सुमित्रा अपने कमरे में जमीन पर बैठी थी। सामने वो तस्वीर और तांत्रिक की दी हुई सामग्री रखी थी। कमरे की खिड़कियां कसकर बंद थीं, फिर भी मोमबत्ती की लौ ऐसे फड़फड़ा रही थी जैसे कोई अदृश्य हवा उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। सुमित्रा ने घड़ी देखी, कांटे 12 पर मिले। उन्होंने कांपते हाथों से लाल धागा उठाया। पहली गांठ, ओम ह्रीम आर्यन मम वश्यम। दूसरी गांठ, आर्यन मम वश्यम। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रही थी, कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक इतनी ठंड हो गई कि सुमित्रा के मुंह से भाप निकलने लगी। कमरे के कोनों में अंधेरा गहराने लगा, जैसे परछाइयां जिद्दी होकर बड़ी हो रही हों। तीसरी गांठ, घर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे पुरानी लकड़ी चटक रही हो या जैसे कोई दीवारों के अंदर खुरच रहा हो। खर खर खर। सुमित्रा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्हें अपना बेटा चाहिए था। 5वीं गांठ, अचानक ऊपर वाली मंजिल से, जहां आर्यन और रिया का कमरा था, एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये रिया की आवाज नहीं थी, ये किसी जानवर के दर्द भरी कराह जैसी थी। सुमित्रा का हाथ रुक गया। क्या हुआ? लेकिन फिर सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि सुमित्रा को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। 7वीं गांठ, जैसे ही आखिरी गांठ बंधी, मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में सुमित्रा को महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेली नहीं है। उनके ठीक पीछे, उनकी गर्दन के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मां, एक आवाज आई। सुमित्रा ने घबराकर माचिस जलाई। कोई नहीं था, कमरा खाली था। लेकिन तस्वीर, जिस तस्वीर पर उन्होंने धागा बांधा था, उसमें कुछ बदल गया था। आर्यन का चेहरा तस्वीर में थोड़ा धुंधला हो गया था और उसकी आंखों की जगह 2 काले धब्बे नजर आ रहे थे। सुमित्रा पसीने से तरबतर थीं। उन्होंने तस्वीर को तकिए के नीचे छिपाया और बिस्तर पर लेट गईं। सब ठीक है, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। ये बस मेरा वहम है। अगली सुबह अरावली विला का माहौल बदला हुआ था। सूरज निकला था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा धुंधलका था। सुमित्रा जब रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दूध उबलकर पूरा बाहर गिर गया है और गैस खुली है। अरे, ये किसने किया? उन्होंने गैस बंद की। तभी आर्यन सीढ़ियों से नीचे आया। उसकी चाल में एक अजीब सा भारीपन था। वो हमेशा हल्के फुल्के कदमों से चलता था, लेकिन आज उसके कदम ऐसे पड़ रहे थे जैसे उसके पैरों में लोहे के जूते हों। धम धम धम। मां, आर्यन ने पुकारा। उसकी आवाज वो आर्यन की आवाज थी,
लेकिन उसमें जो टोन थी वो सुमित्रा ने बरसों पहले सुनी थी, रूखी, आदेशात्मक और बिना किसी भाव के। आर्यन, रिया कैसी है? सुमित्रा ने रात की चीख को याद करते हुए पूछा। आर्यन डाइनिंग चेयर खींचकर बैठा नहीं बल्कि विराजमान हुआ। उसने मेज पर उंगलियां बजाना शुरू किया, ठक ठक ठक। वो बीमार है, आर्यन ने बिना सुमित्रा की ओर देखे कहा। उसे बुखार है, वो आज नीचे नहीं आएगी, शायद कल भी नहीं। सुमित्रा को एक गुप्त खुशी महसूस हुई। मंत्र ने काम किया था। रिया बीमार पड़ गई, यानी अब वो आर्यन से दूर रहेगी। ओ बेचारी, सुमित्रा ने झूठी सहानुभूति दिखाई। मैं उसके लिए सूप बना देती हूं। नहीं, आर्यन ने मेज पर मुक्का मारा। आवाज इतनी तेज थी कि प्लेटें खनखना उठी। सुमित्रा सहम गई। आर्यन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से, लेकिन जिस तरीके से उसने सुमित्रा को देखा उससे उनका खून जम गया। रसोई में सिर्फ सात्विक खाना बनेगा सुमित्रा, लहसुन प्याज बंद, और मुझे अदरक वाली चाय चाहिए अभी। सुमित्रा की सांस अटक गई। सुमित्रा, आर्यन ने उन्हें कभी नाम से नहीं बुलाया। और सात्विक खाना? आर्यन तो खाने का शौकीन था। ये नियम तो इस घर की पुरानी मालकिन आर्यन की दादी और सुमित्रा की सास गायत्री देवी का था, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले इसी घर में एक दर्दनाक बीमारी से हुई थी। जी बेटा, सुमित्रा ने हकलाते हुए कहा। आर्यन ने एक ठंडी मुस्कान दी। जाओ, देर मत करो। सुमित्रा रसोई की ओर भागी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें तांत्रिक के शब्द याद आए। ये मंत्र घर के प्रधान को जगाता है। सुमित्रा ने सोचा था कि घर की प्रधान रिया बन रही है, लेकिन क्या वो गलत थी? क्या इस घर पर आज भी किसी और का साया था? किसी ऐसे का जो मरा नहीं, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। रसोई में चाय बनाते वक्त उन्हें अपनी पीठ पर किसी की नजरों का एहसास हुआ। उन्होंने पलट कर देखा। रसोई के दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल की एक पतली परत पर नंगे पैरों के निशान थे। वे निशान आर्यन के पैरों के नहीं थे। वे निशान छोटे और टेढ़े मेढ़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे गठिया यानी आर्थराइटिस से पीड़ित किसी बुजुर्ग महिला के होते हैं। सुमित्रा को अब डर लगने लगा था। उन्होंने क्या जगा दिया था? अगले 3 दिन अरावली विला में एक धीमी दम घोटू मौत की तरह बीते। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और घर के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। रिया की तबीयत रहस्यमयी तरीके से बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर आए, उन्होंने वायरल फीवर और डिहाइड्रेशन बताया, लेकिन उनकी दवाइयां बेअसर थीं। रिया अपने कमरे में पड़ी रहती। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हो गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो अब बोलती नहीं थी। जब भी सुमित्रा उसके कमरे में जाती, रिया बस कोने में दुबक जाती और अपनी ही बाहों को खरोचने लगती, जैसे वो किसी अदृश्य चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सुमित्रा का असली डर रिया नहीं बल्कि आर्यन था। आर्यन का व्यवहार हर घंटे के साथ बदल रहा था। वो अब ऑफिस नहीं जाता था। दिन भर घर में घूमता रहता, हर छोटी चीज का मुआयना करता। पर्दों का रंग, कालीन पर जमी धूल, बर्तनों की चमक, हर चीज पर उसकी पैनी नजर रहती। तीसरी शाम जब सुमित्रा मंदिर में दिया जला रही थीं, उन्हें पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। दिए की बाती सीधी नहीं है सुमित्रा। सुमित्रा के हाथ से माचिस गिर गई। वो पलटी। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसका पोस्चर एकदम सीधा था, हाथ पीछे बंधे हुए, बिल्कुल वैसे जैसे घर के बुजुर्ग खड़े होते हैं। आर्यन, बेटा तुम डरा देते हो, सुमित्रा ने दिल पर हाथ रखकर कहा। आर्यन ने पलक तक नहीं झपकाई। डरना जरूरी है, डर से ही अनुशासन बना रहता है। तुमने फिर वही गलती की। मैंने कहा था ना, भगवान के सामने पीतल के बर्तन ही इस्तेमाल होंगे, स्टील के नहीं।
तुम इतनी भुलक्कड़ कब से हो गई? सुमित्रा सन्न रह गई। ये वाक्य, ये हुक्म, ये को गायत्री देवी यानी उनकी सास का नियम था। जब तक वो जिंदा थी उन्होंने सुमित्रा को स्टील के बर्तनों के लिए हमेशा ताने दिए थे। उनके मरने के बाद सुमित्रा ने राहत की सांस ली थी और अपनी मर्जी से घर चलाया था। आज 10 साल बाद वही ताना उनके बेटे के मुंह से निकला था। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? स्टील के बर्तन तो हम सालों से। चुप, आर्यन ने एक झटके में कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी कर्कशता थी जो उसके गले से मेल नहीं खा रही थी। बहस मत करो, जाकर बदलो इसे। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप रसोई में गईं और बर्तन बदलने लगीं। तभी उन्हें लिविंग रूम से एक आवाज सुनाई दी, एक पुरानी जानी पहचानी धुन। आर्यन पुराने ग्रामोफोन को चला रहा था, वो रिकॉर्ड जो बरसों से बंद पड़ा था, के.एल. सहगल का गाना। ये गायत्री देवी का पसंदीदा गाना था। सुमित्रा ने छिप कर देखा। आर्यन उस पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा था जिसे रिया ने स्टोर रूम में रखवा दिया था। पता नहीं आर्यन उसे कब बाहर ले आया। वो आंखें मूंदे उंगलियों से ताल दे रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, लेकिन वो सुकून एक 28 साल के युवक का नहीं बल्कि 80 साल के बुजुर्ग का लग रहा था। सुमित्रा को महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ वशीकरण नहीं किया है, उन्होंने कुछ बहुत गलत कर दिया है। धागा, वो लाल धागा अभी भी उनकी तकिए के नीचे आर्यन की तस्वीर पर बंधा था। क्या उस धागे ने आर्यन के दिमाग के तार हिला दिए हैं? चौथी रात अमावस के बाद की सबसे अंधेरी रात थी। बिजली गुल थी और इन्वर्टर की टी टी आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। सुमित्रा को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें प्यास लगी और वो नीचे रसोई की ओर बढ़ी। सीढ़ियों से उतरते वक्त उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, कपूर और पुराने टैल्कम पाउडर की मिली जुली महक। ये महक इस घर में 10 साल पहले रची बसी थी। ये गायत्री देवी की गंध थी। ये मेरा वहम है, सुमित्रा ने खुद को समझाया। दिमाग पर पुरानी बातें हावी हो रही हैं। तभी उनकी नजर स्टोर रूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर मोमबत्ती की रोशनी थी। सुमित्रा दबे पांव वहां गईं और दरवाजे की दरार से अंदर झांका। जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। अंदर आर्यन जमीन पर बैठा था। उसके सामने एक पुराना संदूक खुला पड़ा था, गायत्री देवी का संदूक। आर्यन ने संदूक से एक पुरानी लाल किनारे वाली बनारसी साड़ी निकाली थी। वो उसे अपने शरीर पर लपेटने की कोशिश कर रहा था। वो साड़ी को अपने कंधों पर रखता, आईने में देखता और फिर अपने बालों को ठीक करता, बिल्कुल वैसे जैसे कोई औरत करती है। कितना इंतजार किया मैंने। आर्यन की आवाज एक फुसफुसाहट थी, लेकिन वो मर्दानी आवाज नहीं थी। वो एक कांपती हुई बुजुर्ग महिला की आवाज थी। उस कुलचनी ने मुझे मेरे ही घर के कोने में डाल दिया था। सोचा था मैं मर गई तो राज खत्म हो जाएगा। मूर्ख औरत। सुमित्रा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि चीख न निकल जाए। आर्यन ने फिर संदूक से एक डिब्बी निकाली। उसमें गायत्री देवी का सिंदूर था। आर्यन ने अपनी उंगली उसमें डाली और अपनी मांग भरने के लिए हाथ उठाया। सुमित्रा से अब और नहीं रहा गया। आर्यन, वो चिल्लाई और कमरे में घुस गई। आर्यन का हाथ हवा में रुक गया। वो धीरे से मुड़ा। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नीचे से पड़ रही थी, जिससे उसकी परछाई दीवार पर किसी राक्षस जैसी लग रही थी। उसने सुमित्रा को देखा, लेकिन उसकी आंखों में बेटे वाला प्यार नहीं था। उन आंखों में तिरस्कार था। आर्यन, उस चीज ने सुमित्रा की नकल उतारते हुए कहा। फिर वो जोर से हंसा, एक हिस्टेरिकल पागलपन भरी हंसी। आर्यन तो सो रहा है बहू, बहुत गहरी नींद में। बेचारा बहुत कमजोर है। उसे संभालने के लिए किसी बड़े की जरूरत थी। सुमित्रा के घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर गिर पड़ी। तुम कौन हो? आर्यन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी गर्दन को एक अजीब कोण पर झटका दिया। कड़क हड्डी चटकने की आवाज आई।
पहचाना नहीं सुमित्रा? उसने अपनी उंगली उठाई और सुमित्रा की ओर इशारा किया। वही तर्जनी उंगली जिससे गायत्री देवी हमेशा सुमित्रा को डराया करती थी। 10 साल हो गए लेकिन तेरी अकल नहीं आई। तूने ही तो बुलाया मुझे, तूने ही तो वो धागा बांधा घर के मालिक को वश में करने के लिए। भूल गई? सुमित्रा को लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। तांत्रिक के शब्द गूंज उठे। ये मंत्र घर के प्रधान को जगाता है। सुमित्रा ने सोचा था कि रिया प्रधान बन रही है या आर्यन घर का मालिक है, लेकिन नहीं, अरावली विला की असली मालिकिन तो गायत्री देवी थी। उनकी आत्मा कभी यहां से गई ही नहीं थी। वो बस डॉर्मेंट सुप्त अवस्था में थी और सुमित्रा के मंत्र ने उसे आर्यन के शरीर में खींच लिया था। माँ जी, सुमित्रा सिसक पड़ी। अब रोने का नाटक मत कर, आर्यन यानी गायत्री ने डांटा। उठ और मेरे पैर दबा। 10 साल से बदन टूट रहा है। सुमित्रा उस रात अपने ही कमरे में कैद होकर रह गई। नीचे हॉल में आर्यन या जो भी वो अब था पूरी रात टहलता रहा। उसकी लाठी की आवाज जो उसने स्टोर रूम से ढूंढ निकाली थी, ठक 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 पूरी रात गूंजती रही। सुबह होते होते सुमित्रा ने एक फैसला कर लिया था। उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। उन्हें वो धागा काटना होगा। अगर मंत्र से वो आत्मा आई है तो मंत्र टूटने पर वो चली भी जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। आर्यन अब सुमित्रा पर हर वक्त नजर रख रहा था। दोपहर के वक्त जब आर्यन नहाने गया और बाथरूम से पुराने लोकगीत गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, सुमित्रा ने मौका पाया। वो रिया के कमरे में गई। रिया बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। रिया, बेटा उठो, सुमित्रा ने उसे झकझोड़ा। रिया ने मुश्किल से आंखें खोली। मां, वो आर्यन नहीं है, उसने कांपते हुए कहा। वो रात को मेरे कमरे में आता है और मुझे घूरता रहता है। वो कहता है कि मैं इस घर के लायक नहीं हूं। मां, मुझे डर लग रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगी, सुमित्रा ने वादा किया, हालांकि उन्हें खुद यकीन नहीं था। सुमित्रा ने जल्दी से अपनी अलमारी से वो तस्वीर निकाली जिस पर लाल धागा बंधा था। धागा अब काला पड़ चुका था, जैसे उसने सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख ली हो। सुमित्रा माचिस ढूंढने लगी। तभी दरवाजे पर एक परछाई उभरी। क्या ढूंढ रही हो सुमित्रा? सुमित्रा का दिल हलक में आ गया। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, गीले बाल तौलिए में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। कुछ नहीं, सुमित्रा ने तस्वीर को अपनी पीठ पीछे छिपाया। आर्यन मुस्कुराया। झूठ बोलना पाप है बहू, लाओ वो मुझे दे दो। नहीं, सुमित्रा चिल्लाई, मैं अपने बेटे को वापस ला कर रहूंगी। सुमित्रा ने अपनी जेब से लाइटर निकाला जो उन्होंने पहले ही रख लिया था और तस्वीर को आग लगा दी। नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसकी आवाज में एक अमानवीय गूंज थी। वो सुमित्रा की ओर लपका। जैसे ही आग ने धागे को छुआ, आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। वो तड़पने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से निचोड़ रही हो। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मां, बचाओ, आर्यन की असली आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही थी, जो गायत्री देवी की गालियों से मिक्स हो रही थी। सुमित्रा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन उन्होंने जलती हुई तस्वीर को नहीं छोड़ा जब तक कि वो पूरी तरह राख नहीं हो गई। अचानक कमरे की खिड़की का शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। हवा का एक तेज बवंडर कमरे में घूमा और आर्यन के शरीर से एक काली शाया निकलती हुई महसूस हुई। आर्यन का शरीर एक बार जोर से उछला और फिर शांत हो गया। सन्नाटा छा गया। सुमित्रा हाँफ रही थी। धुआं छटने लगा। आर्यन फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। सुमित्रा दौड़कर उसके पास गई। आर्यन, आर्यन, उन्होंने उसे सीधा किया। उसकी नब्ज चल रही थी। आर्यन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सुमित्रा को देखा। मां, क्या हुआ? मैं यहां जमीन पर क्यों हूं? सुमित्रा ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं बेटा, एक बुरा सपना था, बस एक बुरा सपना। अब सब ठीक है,
वो चली गई। उस पल सुमित्रा को लगा कि युद्ध खत्म हो गया है, धागा जल गया, बंधन टूट गया और उनका बेटा वापस आ गया। उन्हें क्या पता था कि फॉल्स सर्वाइवल यानी झूठी उत्तरजीविता का खेल तो अब शुरू हुआ है। बुराई इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ती। कभी कभी वो हारने का नाटक करती है ताकि आप अपने हथियार डाल दें। अगली सुबह अरावली विला में एक नई रोशनी लेकर आई। तूफान थम चुका था। खिड़कियों से छनकर आती धूप ने घर के कोनों में छिपे अंधेरे को मिटा दिया था। सुमित्रा की आंख खुली तो उन्होंने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। पिछले एक हफ्ते का तनाव, वो डरावनी रात, वो काली छाया, सब किसी बुरे सपने की तरह धुंधला हो गया था। वो नीचे हॉल में आई। आर्यन सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने एक साधारण टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर वो शैतानी अकड़न नहीं थी, बल्कि एक सौम्य मुस्कान थी। गुड मॉर्निंग माँ, आर्यन ने अखबार नीचे रखते हुए कहा। कैसी हो अब? कल रात तुम बहुत परेशान थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। ये वही आवाज थी, उनके बेटी की असली आवाज। मैं ठीक हूं बेटा, सुमित्रा ने उसका माथा चूमा। उसका माथा ठंडा नहीं बल्कि सामान्य गर्म था। तुम ठीक हो ना? हाँ मां, मुझे क्या होगा, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। तभी रिया भी कमरे से बाहर आई। वो अभी भी थोड़ी पीली दिख रही थी, लेकिन अब वो अपने पैरों पर खड़ी थी। मम्मी जी, रिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। शायद वायरल की वजह से मेरा दिमाग अजीब हो गया था। सुमित्रा ने रिया को भी गले लगा लिया। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है अब। सुमित्रा ने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और साथ ही खुद को शाबाशी दी। उन्होंने समय रहते वो मनहूस धागा जला दिया था। तांत्रिक का काला जादू राख बन चुका था। उनका बेटा वापस आ गया था और सबसे अच्छी बात ये थी कि रिया भी अब थोड़ी दबी दबी सी आज्ञाकारी लग रही थी। शायद बीमारी ने उसका घमंड तोड़ दिया था। अगले कुछ दिन घर में खुशियों की बहार रही। आर्यन ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि वो माँ के साथ समय बिता सके। वो सुमित्रा के पास बैठता, उनसे पुरानी बातें करता, उनकी पसंद का संगीत सुनता। सुमित्रा को लगा कि उन्होंने सिर्फ बेटे को बचाया नहीं बल्कि उसे पा लिया है। आर्यन अब रिया के पल्लू से नहीं बंधा था, वो माँ का बेटा बन गया था। लेकिन सुमित्रा ये भूल गई कि शैतान जब घर से निकलता है तो दरवाजा खुला नहीं छोड़ता, बल्कि घर की नींव में बस जाता है। उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि आर्यन का ये आदर्श बेटा वाला रूप जरूरत से ज्यादा आदर्श था। एक हफ्ता बीत गया। जीवन पटरी पर था, लेकिन उस पटरी की दिशा बदल रही थी। एक शाम आर्यन ने घर के रसोइये को काम से निकाल दिया। मां, ये रसोइया साफ सफाई नहीं रखता, आर्यन ने खाने की मेज पर कहा। मैंने उसे पैसे देकर भेज दिया। सुमित्रा हैरान हुई। लेकिन बेटा, वो 10 साल से हमारे यहां है, अब खाना कौन बनाएगा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए सुमित्रा का हाथ थाम लिया। मां, तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद कोई नहीं ले सकता। याद है जब मैं छोटा था, तुम और दादी मिलकर कितना अच्छा खाना बनाती थी। मुझे वही स्वाद चाहिए। क्या तुम अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती? सुमित्रा का दिल पिघल गया। आर्यन ने दादी का जिक्र किया था, लेकिन सुमित्रा ने इसे भावुकता समझा। ठीक है बेटा, मैं बनाऊंगी। रिया ने मदद करने की पेशकश की तो आर्यन ने उसे रोक दिया। नहीं रिया, तुम आराम करो, तुम अभी कमजोर हो, और वैसे भी। आर्यन की आवाज में एक पल के लिए ठंडक आ गई। तुम्हें हमारे पारंपरिक खाने की समझ नहीं है। रिया चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा को अच्छा लगा कि आर्यन ने रिया को अपनी जगह दिखा दी। अगले दिन आर्यन ने लिविंग रूम का नक्शा बदल दिया। उसने नया स्मार्ट टीवी हटवा दिया और उसकी जगह दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टांग दी, गायत्री देवी की एक पुरानी ऑयल पेंटिंग। जब सुमित्रा बाजार से लौटी तो सामने सास की वो घूरती हुई तस्वीर देखकर ठिठक गई।
ये यहां क्यों? सुमित्रा ने पूछा। आर्यन सोफे पर बैठा था, सेब काट रहा था। उसने चाकू को बहुत सलीके से रखा। क्यों मां, ये दादी का घर है, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहना चाहिए, है ना? देखो उनकी आंखें कैसे पूरे कमरे पर नजर रख रही हैं, बिल्कुल जिंदा लगती है ना? सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन सही कह रहा था। तस्वीर की आंखें सुमित्रा का पीछा करती हुई लग रही थीं, लेकिन आर्यन का चेहरा इतना मासूम था कि सुमित्रा को लगा शायद वो ज्यादा सोच रही हैं। हां ठीक है, सुमित्रा ने बेमन से कहा। धीरे धीरे आर्यन की आदतें बदलने लगी। वो अब एसी नहीं चलाता था। कहता था हड्डियों में दर्द होता है। वो रात को जल्दी सो जाता और सुबह 4 बजे उठकर पूजा करने लगता, जोर जोर से घंटियां बजाकर, ठीक वैसे ही जैसे गायत्री देवी करती थी, जिससे सुमित्रा की नींद खराब हो जाती थी। लेकिन जब भी सुमित्रा कुछ कहने जाती, आर्यन इतने प्यार से मां कहता कि वो पिघल जाती। वो खुद को समझाती कि उनका बेटा संस्कारी हो रहा है। लेकिन भ्रम की ये दीवार तब टूटी जब वो घटना घटी। करवा चौथ का दिन था। सुमित्रा रसोई में थी। आर्यन ने फरमाइश की थी कि आज बेसन के लड्डू बने। सुमित्रा बेसन भून रही थी कि रिया रसोई में आई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने ये सुनिश्चित किया कि आर्यन आसपास नहीं है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में दहशत थी। क्या हुआ रिया? मम्मी जी, आर्यन वो नॉर्मल नहीं है। कल रात मैंने उसे नींद में बड़बड़ाते सुना। वो आपकी आवाज में बात नहीं कर रहा था। वो दादी जी की आवाज में किसी को डांट रहा था। सुमित्रा का हाथ रुक गया। क्या बकवास है ये? सच मम्मी जी। और रिया ने अपनी कलाई दिखाई। उस पर नील पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह भींचा हो। कल मैंने टीवी की आवाज तेज कर दी थी तो उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया और उसने मुझसे कहा, बहू आवाज नीचे रख वरना जुबान खींच लूंगी। आर्यन कभी ऐसे बात नहीं करता। खींच लूंगी? स्त्रीलिंग? सुमित्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा। जुबान खींच लूंगी, ये गायत्री देवी की पसंदीदा धमकी थी। क्या वो राख, क्या वो धागा जलने से कुछ नहीं हुआ? उसी वक्त रसोई के दरवाजे पर आहट हुई। क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? आर्यन दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे शार्क की आंखें होती हैं। कुछ नहीं, सुमित्रा ने कहा। आर्यन अंदर आया। उसने रिया की कलाई को देखा, फिर रिया के चेहरे को। रिया, तुम्हारी टैक्सी आ गई है, आर्यन ने शांत स्वर में कहा। टैक्सी? कहां के लिए? तुम्हारे पापा से बात कर ली है। तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ महीने वहां रहो। मैं कहीं नहीं जा रही, रिया चिल्लाई। आर्यन का चेहरा अचानक पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी चाल में वो लंगड़ाहट वापस आ गई थी। घिसट घिसट। उसने रिया के कान के पास जाकर कुछ कहा। सुमित्रा नहीं सुन पाई कि क्या कहा, लेकिन रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिना एक शब्द बोले कांपते हुए कमरे से बाहर भागी और अपना बैग उठाने लगी। आधे घंटे के अंदर रिया घर से जा चुकी थी। अब उस विशाल पुराने डरावने घर में सिर्फ 2 लोग थे, सुमित्रा और आर्यन, या शायद सुमित्रा और कोई और। तो मेरे प्यारे भूत वाला पॉडकास्ट के साथियों, अगर आपने यह कहानी पूरी सुन ली है और यहाँ तक पहुँच चुके हो तो अब बिना कमेंट किए हुए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि अगर बिना कमेंट किए हुए गए तो मैं आपके नींदों में आऊँगा और
आपका वशीकरण कर लूँगा। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपका वशीकरण करूं, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक भूतों से सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड नाइट।